स्विचिंग को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया, फिर उसके बाद रियल डिवाइसेस को एक्सेस करना सीखा सब लोगों ने। ठीक है, आपने टेराटर्न पुट्टी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए राउटर स्विचेस इन डिवाइसेस को एक्सेस करना सीखा। चूँकि एक्सेस करेंगे उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे इन डिवाइसेस की। अच्छा, इनको एक्सेस करने के बाद फिर हम लोगों ने इनके ऊपर जो जो जिस तरह की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो सकती थी वो हमने करना सीखी, स्पेशली स्विचिंग लेवल के ऊपर। इवन हम लोग गेटवे तक भी पहुंच गए थे, गेटवे को कॉन्फ़िगर करना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग को डिटेल में स्टडी किया, उसका पर्पस देखा। ठीक है, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टेड टॉपिक है। आज हम लोग बात करेंगे ओएसआई मॉडल के हवाले से। ठीक है, आज बेसिकली ये टॉपिक ये ठीक है। ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल क्या है? आप लोगों में से किसी को थोड़ा सा आइडिया है इसके हवाले से? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, इस चीज़ का मतलब क्या है? सबसे पहले हम लोग अगर इस ओएसआई मॉडल, इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने से पहले, चूंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है, उन लोगों के लिए मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन के हवाले से बताऊँ कि हमेशा कम्युनिकेशन जब स्टार्ट होती है एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक, हम लोग जैसे कम्युनिकेशन करते हैं, वो मैसेज भेजते हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर अपने किसी दोस्त को मैसेज करते हैं या सिंपल टेक्स्ट मैसेज करते हैं। ठीक है, वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, या फिर किसी इंटरनेट के अंदर किसी सर्वर को एक्सेस करते हैं, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इसमें एक तो अब भेजने वाला सोर्स हो जाता है और जो लिसन करता है, जिसको भेज रहे होते हैं, वो डेस्टिनेशन हो जाती है। ठीक है, इनके दरमियान में क्या जो मैसेज उड़ता हुआ चला जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक। तो यहाँ पर ये आम सिंपल, आप लोगों ने जो लोग कंप्यूटर साइंस थोड़ी बहुत भी जिन लोगों ने पढ़ी हुई है, ये सब्जेक्ट के तौर पर भी पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि सोर्स डेस्टिनेशन के दरमियान में क्या होता है? सेंडर रिसीवर। सोर्स को सेंडर कहते हैं, डेस्टिनेशन को रिसीवर कहते हैं। ठीक है, दरमियान में ट्रांसमिशन मीडियम और प्रोटोकॉल होता है। ट्रांसमिशन मीडियम से मुराद है कि जिस चीज़ की मदद से हम खत भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो बेसिकली ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। ठीक है, और फिर उसके साथ साथ ट्रांसमिशन मीडियम की एग्जांपल के तौर पर सिंपल खत किसी को भेजा, डाकिए की मदद से भेजा, ट्रांसमिशन मीडियम आ गया। मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप की मदद से किया, तो वो ट्रांसमिशन मीडियम आ गया। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोटोकॉल। नेटवर्किंग या आम डेली लाइफ के अंदर भी प्रोटोकॉल जो है ना, प्रोटोकॉल से मुराद क्या है? अब मैं यहाँ पर अभी बीइंग अ स्टूडेंट टीचर बैठा हूँ, आप लोग स्टूडेंट बैठे हुए हो, तो बीइंग अ स्टूडेंट आप लोगों के और मेरे दरमियान कोई गैप है कि आप कौन सी बात कर सकते हो, कौन सी बात नहीं कर सकते। ऐसे ही आप लोग स्टूडेंट्स आपस में बैठे होंगे तो आपके अपने अलग से प्रोटोकॉल्स होंगे कि किस, या फिर कोई फ्रेंड्स बैठे होंगे तो उनकी अपनी अपनी लिमिट्स होती हैं। बाज़ जगहों पे हम लिमिट्स एक्सीड नहीं कर सकते, अपनी लिमिट से जो है ना बढ़ नहीं सकते। यहाँ पर भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी अगर बात करें तो सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में जब कम्युनिकेशन होती है तो उनके दरमियान में कुछ सेट ऑफ रूल्स बना दिए जाते हैं। उन प्रोटोकॉल्स, वो जो भी मैसेज होगा, मैसेज क्या बेसिकली हमने देखा था स्विचिंग के अंदर पैकेट स्विचिंग हो रही होती है। ये जब भी नेटवर्किंग के अंदर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो पैकेट्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। तो जो पैकेट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को वेरीफाई करना होता है वहां से अपने आप को, तब वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। अगर वो उस स्पेसिफिक पैरामीटर्स को अचीव नहीं कर पाती, उन पैरामीटर्स को मीट नहीं कर पाती, तो इंफॉर्मेशन रास्ते में ही कहीं पे ब्लॉक हो जाती है, या वापस आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू अवर स्टैंडर्ड or protocol, there is something missing, that's why we are unable to send your message to the specific destination. ठीक है, इस चीज का मतलब ये है कि आपके पैकेट्स के अंदर कोई ऐसी खराबी है जिसकी वजह से वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज को समझने से पहले शुरू में जब, अच्छा, इनिशियली हम लोग अगर बात करें इनिशियल जो वेंडर्स, आप लोगों को पता है, जैसे वेंडर होता है ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अभी जैसे आप सिस्को पढ़ रहे हैं तो आप सिस्को की डिवाइसेस के ऊपर काम करना सीख रहे हैं। सिस्को क्या एक वेंडर है, डिवाइसेस को बनाने वाला। ठीक है, इसी तरह से आईबीएम, आपने सुना है आईबीएम के कंप्यूटर्स, ठीक है, शुरू में सबसे पहले जो यूज होते थे। उसके अलावा एप्पल आपको पता है, ठीक है, मैकबुक्स वगैरह, आईफोन्स जैसे आप लोग यूज करते हैं, तो ये भी एक मैन्युफैक्चरर है।
अब इनिशियली जब डेटा की कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई थी तो उसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि हर एक जो भी बेसिकली कोई एक डिजाइनिंग करने वाले या फिर इन के ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये जो मैंने नाम लिए हैं ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे। इन ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने वाले जो लोग थे या जो कंपनीज थी, जो इंटरप्राइजेस थी, जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो इनकी जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते थे तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग इस अंदाज में की जाती थी कि आईबीएम के कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें, एप्पल के कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें, ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम ही सेम एक ही वेंडर की डिवाइसेस को जब डिप्लॉय किया जाएगा तभी उनकी कंपैटिबिलिटी हो पाएगी, तभी वो कम्युनिकेशन कर पाएंगी। ये इनिशियली ये नेटवर्किंग का कंसेप्ट इन्वॉल्व हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, तब की बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। लेकिन तो ऐसा तो नहीं है ना, फिर जैसे जैसे दुनिया ग्रो करती गई, कंपनीज जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज वो डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट फिर इलाकों में, उसके बाद फिर रीजन्स से फिर चेंज होते होते डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स तक की लोगों ने आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि हर एक बाज कॉन्टिनेंट्स में या बाज रीजन्स में बाज जो है ना डिवाइसेस के ओईएम्स मौजूद ही ना हो, वेंडर्स मौजूद ही ना हो, वो डिवाइसेस वहां तक पहुंच ही ना सक रही हूँ। या ये एक अच्छी चीज तो नहीं थी ना कि बस सिस्को वाली डिवाइसेस सिर्फ सिस्को के साथ ही कम्युनिकेट कर सकती हैं। आईबीएम के कंप्यूटर्स जो हैं वो आईबीएम के बने हुए कंप्यूटर्स ही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आईबीएम वाले एप्पल के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का कंसेप्ट जो है ना वो बढ़ता गया, इनहेंस होता गया, वैसे वैसे इनकी डिफरेंट वेंडर्स की भी आपस में कम्युनिकेशन नीड ऑफ द पार्ट बन गई। तो उस चीज के लिए फिर याद रखिएगा कि एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी, एक ऐसा स्टैंडर्ड कि जिसकी मदद से वो तमाम डिवाइसेस जो है ना वो इन स्पेसिफिक पैरामीटर्स को मैच कर सकें और फिर वो आपस में भी कम्युनिकेट कर सकें। तो उस स्टैंडर्ड का नाम बेसिकली ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, ओएसआई मॉडल। ये ओएसआई मॉडल इसलिए लाया गया ताकि तमाम तरह डिवाइसेस एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म की मदद से इंफॉर्मेशन को आपस में ट्रांसफर कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। ये एक डीप नॉलेज है जिस मैंने आपको बेसिकली तमहीद के तौर पर बताया है ओएसआई मॉडल के हवाले से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ओएसआई मॉडल इंप्लीमेंट कैसे होता है। अब ये कम्युनिकेशन दो तरह की होती है, याद रखिएगा। एक ही आप लोगों के सामने डेस्कटॉप्स पड़े होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, लैपटॉप्स होते हैं। इस लैपटॉप के अंदर भी नेटवर्किंग हुई होती है, आपको पता है, वायर्स लगी होती हैं, आपको मदरबोर्ड के अंदर बसेस होती हैं, ठीक है, जो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं, प्रोसेसर्स होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। लेकिन उसमें अब लेट्स सपोज मैं जैसे यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन करता हूँ, कीबोर्ड से जैसे ही मैंने के प्रेस किया, देखिए वहां पर आउटपुट में शो हो गया, वाई प्रेस किया, वाई शो हो गया। ये बेसिकली एक ऐसी इनकी एक आइडियल सिनेरियो बना हुआ है, एक आइडियल इनका केस बना हुआ है, एक आइडियल इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई हुई है इन तमाम डिवाइसेस की। ऐसे ही माउस के जरिए, माउस आपको पता है उसमें इंटर करते हैं तो न्यू लाइन में चले जाते हैं, माउस का मॉनिटर के साथ, कीबोर्ड का मॉनिटर के साथ, ये सारा काम होने से पहले दरमियान में मदरबोर्ड में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद ये आउटपुट हो रही है। तो ये बेसिकली ये भी एक नेटवर्किंग हुई हुई है, लेकिन इस नेटवर्किंग में और जो हम लोग नेटवर्किंग पढ़ेंगे उसमें डिफरेंस है। ये जो नेटवर्किंग अभी हुई हुई है जिसकी मदद से ये इंफॉर्मेशन सेंड हुई है, ये के जो है ना कीबोर्ड से मॉनिटर तक सेंड हुई है, इस बेसिकली कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्सिबल इस डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्पेसिफिकली कर्नल एक ऐसा पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि इनकी कोलैबोरेशन को मेंटेन रखता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। लेकिन इसी डिवाइस ने किसी और डिवाइस के साथ एक्सेस करना है, यानी यहाँ पर क्लाइंट कौन था, ये के एक बटन था जिसने सर्वर इस मॉनिटर को एक्सेस किया, उसमें कोई डेटा अपने एक्सेस करवाया, डेटा चेक किया, ठीक है, कुछ भी किया, लेकिन वो एक डिवाइस के अंदर था। लेकिन इंटर, यहाँ पर ये याद रखना कि इंटर नेटवर्किंग की हम लोग बात करेंगे, ओएसआई मॉडल वहां पर इंप्लीमेंट होगा जहां पर दो डिवाइसेस फिजिकली डिफरेंट डिवाइसेस हों। अब यहाँ पर मैटर डिस्टेंस नहीं करना, मैटर जस्ट उसके लिए रिक्वायरमेंट यह है कि फिजिकली वो दो सर्वर और क्लाइंट जो हैं वो आपस में फिजिकली एक दूसरे से अलग अलग हों, उससे चाहे वो 1 मीटर के फासले पर हों वो दो डिवाइसेस, सोर्स और डेस्टिनेशन, चाहे वो एक डिफरेंट सिटी में हो, डिफरेंट कंट्री में हो, डिफरेंट कॉन्टिनेंट में हो, ठीक है, कहीं पर भी हो सकते हैं। लेकिन फिजिकली उनका जब आपस में डिफरेंट होंगे तो उनकी जब कम्युनिकेशन होगी तो उनकी कम्युनिकेशन के लिए उनको ओएसआई मॉडल की इन 7 लेयर्स को अचीव करना होगा और इन 7 लेयर से उस इंफॉर्मेशन को गुजरना होगा, तब वो बेसिकली सोर्स से डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, ठीक है। अब ये 7 लेयर्स क्या क्या हैं, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर,
ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। बेसिकली सबसे पहली लेयर जो है वो फिजिकल लेयर है, फिर डाटा लिंक लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है तीसरी, फिर चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा कि इसको कभी भी रट्टा ना लगाइएगा। इन OSI मॉडल को आप रट्टा लगाकर कभी भी नहीं याद कर सकते। आपने जो पढ़ा स्विचिंग में, जो पढ़ा राउटिंग में, जो पढ़ेंगे उस डेटा, उस इंफॉर्मेशन को मैं आपको यहाँ पर सब हर एक इंडिविजुअल जो जो काम हो रहा है उसको रिलेट करके हर एक लेयर के साथ करवाऊंगा। और जब इनको रिलेट करके आप समझेंगे ऑटोमेटिकली आपको लेयर्स समझ आ जाएंगे। हाँ भाई इंफॉर्मेशन ऐसे ऐसे होगी तो जाहिर है इस लेवल पे यहाँ पर ये लेयर जरूर इंट्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से आपने इसको अंडरस्टैंड कर ये बेसिकली एक सिंपल सा एक सिनेरियो था जो मैंने आप लोगों को बता दिया OSI मॉडल के हवाले से। अच्छा, दरमियान में हमें एक दफ़ा फिर से पार्टिसिपेंट्स को, चूँकि दरमियान में आजकल ज्वाइन नहीं कर पाते लोग, ये पता चल गया कि OSI मॉडल एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, शुरू में हमने देख लिया कि डिफरेंट वेंडर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए प्रॉब्लम थी, उसके लिए एक स्टैंडर्ड मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको OSI मॉडल कहा जाता है। अब OSI मॉडल को ये कौन था आखिर? OSI मॉडल ऐसे ही तो नहीं आ गया ना। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह के स्टैंडर्ड्स बनते हैं, इन स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो कि इस तरह के ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पूरी जो है ना कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के जब भी स्टैंडर्ड्स बनते हैं उसको इस ऑर्गेनाइजेशन से पास होना पड़ता है। ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई भी इस तरह के स्टैंडर्ड्स बनते हैं वो जब तक ये पास नहीं करेगी। अब इस ISO से मुराद ये सिर्फ अमेरिका की नहीं है या किसी एक स्पेसिफिक कंट्री की नहीं है, इसमें वर्ल्ड वाइड रिसर्चर्स इसका पार्ट हैं। ठीक है, जैसे मैंने IEEE की आपको एग्जांपल दी थी, वहां पर ये काम हो रहा है, तो वहां पर भी कोई इस तरह से स्टैंडर्ड अगर बनेगा, IEEE के रिसर्चर्स अगर वहां पर बनाएंगे इस तरह का स्टैंडर्ड, तो उनको पहले ISO से उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, उसके बाद ISO ही उसको इम्प्लीमेंट करवाएगी वैन लेवल के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बनने के बाद अब अभी तक मैंने लेयर स्टार्ट नहीं करवाई, अभी तक मैं सिर्फ लेयर्स का इंट्रोडक्शन आपको चीजें बता रहा हूँ। अब जब ये सारी चीजें ISO ने जो है ना OSI मॉडल को इंट्रोड्यूस करवा दिया, एक लेयर और एक बन गया, तो उसके बाद क्या हुआ? बेसिकली उसके बाद ये हुआ कि ये 7 जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उनको जिस जिस तरह से जो जो उसके लिए प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जिन जिन बेसिकली पैरामीटर्स को मैच करना पड़ेगा उस इंफॉर्मेशन को, वो तमाम पैरामीटर्स एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में, एक कोडिंग फॉर्म में वो बन गए। ठीक है, समझ गए? उनकी कोडिंग कर दी हम लोगों ने, एक एल्गोरिदम था जिसके हम लोगों ने एक कोड बना दिया। उस कोड को बेसिकली अब जब भी, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो कोई आपके पास विंडोज हो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, चाहे वो इसके अलावा IBM हो, या कोई भी एक इस तरह का वेंडर है, वो कोई डिवाइस को जब बना रहा होगा, उस डिवाइस का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंप्लीमेंट कर रहा होगा, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बेसिकली OSI मॉडल के रेफरेंस आर्किटेक्चर को उसको ऐड करना पड़ेगा। ये आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो इस आर्किटेक्चर को बेसिकली उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इनकी डिफरेंट वेंडर्स की भी आपस में फिर कंपैटिबिलिटी स्टार्ट हो गई, और फिर एट द एंड आपको पता है कि ये इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी है कि ये 1991 या 1990 समहाउ तब की बात है वैसे ही मॉडल, तो आज तक जो है ना ये आपके सामने चल रहा है और एक्टिवेट है, और ये इस तरह से एक स्टैंडर्ड के तौर पर काम कर रहा है। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन OSI मॉडल के हवाले से। अब इनको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंड करना। हर एक लेयर को आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, समझना है। हर एक लेयर के ऊपर आपको बेसिकली जॉब्स मिलती हैं। ये हर एक लेयर आपके लिए आपको डिपेंड करता है कि किस लेयर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, किस लेयर के आप एक्सपर्ट हैं। लेयर्स के एक्सपर्ट होते हैं। अभी तो हम सबसे पहले देखें ना, CCN ने एक डोर है आपकी नेटवर्किंग का, ये एंड नहीं हो जाता, ये बहुत वास्ट फील्ड है, इंटरव्यू है।
इसमें आप सारी लेयर्स के ऊपर काम करना सीख रहे हैं, ठीक है। आपको पता नहीं होता कि हम अभी कौन सी लेयर पे हैं। टेलनेट एसएसएच आपने यूज करना सीखा। आप डेली लाइफ की एग्जांपल लें, नेटवर्किंग से हट के बात कर लें। डेली लाइफ में लोग कोई व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे होते, पता ही नहीं होता बैक एंड पे क्या काम हो रहा है, किस तरह से मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे ही मेरा हेलो हाउ आर यू डूइंग टुडे उठता हुआ तो नहीं जा रहा कहीं पे। तो उसमें आपको बता रहा था कि अभी आपका ये गेट है, इसके बाद एक लेयर स्पेशलिस्ट बनने तक, नेटवर्किंग में इन होने से लेकर लेयर स्पेशलिस्ट बनने तक का सफर बड़ा लंबा है। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन लेयर स्पेशलिस्ट बनने से पहले तमाम लेयर्स का, ओवरऑल इस इंफ्रास्ट्रक्चर का और इस आर्किटेक्चर का आपको पता होगा, तो तभी ये आप इस लेवल तक जा पाएंगे। तो जो इवन जिसको जनरली सब चीज़ें पता है, उसके बजाय जो एक लेयर का स्पेशलिस्ट है उसकी जॉब्स ज़्यादा होती हैं। वो टॉप लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लोग जॉब कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जो पता है वो फिर ऐसा पता है कि वो उसमें से हर तरह की क्रिएटिविटी को निकाल सकता है, और उसके पास ट्रबल शूटिंग के वहाँ पर हर तरह के सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, और उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, उसने उतनी रिसर्च की होती है उस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर। तो इसलिए ये मोटिवेशन है कि हर एक लेयर को आपने अंडरस्टैंड करना है। ये नहीं कि जैसे अभी तक मैंने आपको यही बताया कि ये लेयर 2 की डिवाइस है और ये लेयर 3 की डिवाइस है, इतना आप सबने सुन लिया था, है ना। बस स्विच हमने सुना था, लेयर 2 की डिवाइस है, लेयर 3। अब ये तमाम लेयर्स हैं, क्या काम कैसे करती हैं, इनको अंडरस्टैंड करना है। इसमें जो 1 2 3 और 4 ये 4 लेयर्स, इनको आप अलग से बना लें, ठीक है। एक ग्रुप, इनको ग्रुप के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। इन 7 लेयर, इसको अंडरस्टैंड करना मैं जरा आपके लिए आसान कर रहा हूँ, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कौन कौन सी? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। इन 4 लेयर्स को आप अपने दिमाग में अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक अलग ग्रुप में कंसिडर कर लें। इसके अलावा सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, इनको एक अलग से ग्रुप में आप डिवाइड कर लें। अब मैं जनरली बताऊं कि इनका पर्पस क्या है। जैसे सबसे पहले मैंने एक दिल किया, मैंने किसी दोस्त को जी मैसेज करूं, अपना व्हाट्सएप ओपन किया, मोबाइल फ़ोन ओपन किया, ठीक है। गया यहाँ पर व्हाट्सएप पे गया, वहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन ओपन की। जब मैंने एप्लीकेशन ओपन की तो एप्लीकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? अब यहाँ पर सबसे पहले ये एप्लीकेशन लेयर के हवाले से हम बात करते हैं। HTTP हो सकती है, ठीक है। HTTPS हो सकती है। SSH हम लोग यूज़ कर रहे थे रिमोट एक्सेस के लिए, ठीक है, रिमोट एक्सेस के लिए यूज़ हो सकती है। TFTP, ये बेसिकली क्या है, ये ये सारी की सारी जो मैं नाम ले रहा हूँ ये प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल वही, जैसे मैंने आपको बताया ना, दरम्यान में सेट ऑफ रूल्स यूज हो रहे हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया। तो यहाँ पर भी ये मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशंस हैं जिनके लिए मुख्तलिफ तरह के प्रोटोकॉल्स और प्रोटोकॉल नंबर्स हैं, जिनको हम लोग आगे चल के डिटेल में स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल जहाँ तक से मैंने छोड़ा वहीं से स्टार्ट करता हूँ कि मैंने मोबाइल उठाया, किसी को एप्लीकेशन ओपन की, सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन की मैंने, फिर कोई टेक्स्ट लिखा, फिर सेंडिंग पे प्रेस किया। यहाँ तक की बात करते हैं। जब मैंने एप्लीकेशन ओपन की तो एप्लीकेशन से मुराद वो सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। चाहे मैंने गूगल के ऊपर एक टैब ओपन किया, उस टैब में फेसबुक ओपन कर ली, वहां पर किसी दोस्त को मैसेज किया, तो जब ओपन किया तो उसमें बेसिकली सबसे पहले क्या हुआ, एक एप्लीकेशन ओपन हुई। एप्लीकेशन में जब टेक्स्ट लिख के सेंडिंग पे दबाया तो फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे चला गया काम। प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होगा? प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा प्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर को, और इन वायर्स के जरिए आगे ट्रांसफर करने के लिए वेव्स की फॉर्म में। तो डेटा हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू उड़ता हुआ तो नहीं जाता है, ऐसी हवाओं में आवाजें आ रही होती हैं कि हाउ आर यू, हाउ आर यू कह रहा है, नहीं ना। इसका मतलब ये होता है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अबरार अंडरस्टैंड करता है। अबरार को तो आज नींद आई हुई है। सो गए थे? अच्छा जी, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है ना कंप्यूटर, 0 1 के फॉर्म में। जो कुछ भी हम कंप्यूटर में लिखेंगे, कंप्यूटर उसको 0 1 की फॉर्म में जो है ना कन्वर्ट करके फिर स्टडी करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, ये याद रखिएगा आप। तो जब ये हमने जो लिखा होगा कोई भी एक टेक्स्ट मैसेज, उसको 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, ये प्रेजेंटेशन लेयर पे काम होगा। उसके बाद फिर सोर्स से डेस्टिनेशन सेशन क्रिएट होगा, जहां पर हम लोग भेज रहे हैं मैसेज। सेशन से मुराद ये होती है, आपको आमतौर पर पता है ना, सेशन क्रिएट होना, ये भी अभी एक सेशन चल रहा है एक स्पेसिफिक टाइम तक, इसके बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पर कोई पाबंद नहीं होगा बैठने के लिए, उसके बाद वो जा सकता है। ये एक एग्जांपल है। तो ये जो तीनों काम हुए हैं, ये सिर्फ डेटा भी इकट्ठा हुआ है, डेटा बना है, ये इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए ये लेयर्स अलग हैं। उसके बाद जो अगली 4 लेयर्स हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, वो 4 लेयर इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो 4 लेयर्स इस स्पेसिफिक जो डेटा हमने बनाया, डेटा ओरिजिनेट हुआ और फिर 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद सेशन क्रिएट हुआ। सेशन क्रिएट होने के बाद जब डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ,
उसे लेकर रिसीव हुआ, वहां तक ये 4 लेयर्स आपके पास इन्वॉल्व होती हैं। दैट्स वाई मैंने आपको कहा था कि इन जो टोटल 7 लेयर्स हैं इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप का काम है इंफॉर्मेशन को बनाना, सेशन क्रिएट करना, और दूसरे ग्रुप में जो लेयर्स हैं उनका काम है कि उसको सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ठीक है, प्रोसेस करना। तो ये मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, ये जनरल था। अब हम लोग हर एक लेयर को डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। आज कम से कम हम इतना कर लेंगे कि डाटा को बना लें, भेजेंगे कल फिर हम लोग, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में आपके पास सबसे पहले जब हमने कोई एक मैसेज लिखा तो मैसेज लिख के जैसे ही सेंड करना स्टार्ट किया तो उसमें ये चीज़ें जो इंफॉर्मेशन अटैच होगी, यहाँ पर लेट्स सपोज हम लोग ये एक लैन, एक ये रावलपिंडी है, इसकी लैन में एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। ये आप सिंपल ये रावलपिंडी से मिला दिया आपका राउटर है, इसके साथ ये स्विच नहीं भी स्विच लगा हुआ है, इससे आगे हम ये कंप्यूटर अटैच हुआ है, इसके कंप्यूटर की एग्जांपल ले लें। ये आगे फिर आईएसपी इंटरनेट वो जाने और उसका काम जाने, यहाँ पर हमें भी नहीं आते, और राउटिंग आएगी हम देखेंगे। आप ये तो इतना तो पता है ना कि हमारा अपना गेटवे होता है घर में सबका, उसके बाद इंटरनेट होता है, आईएसपी जिसने इंटरनेट लिया होता है, जैज, वतीन, नयाटेल, पीटीसीएल वगैरह वगैरह कोई भी। उसके बाद डेस्टिनेशन, चाहे हमने लाहौर की किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है, किसी सर्वर को एक्सेस करना है, चाहे बेल्जियम के किसी सर्वर को एक्सेस करना है, जो भी हो डेस्टिनेशन, लेकिन सबसे पहले इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या होगी, ओरिजिनेट होगी। जब वो इंफॉर्मेशन यहाँ से ओरिजिनेट होगी तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन ओपन होगी। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं व्हाट्सएप की, फेसबुक की, तो यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन अटैच होगी इसके साथ, उस पैकेट के साथ। एक सबसे पहले सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ठीक है। ये 4 चीजें बेसिकली इसमें अटैच होंगी इस इंफॉर्मेशन में इनिशियली यहाँ पर, ठीक है। सोर्स आईपी में क्या होगा, इस डिवाइस का अपना इंडिविजुअल आईपी, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, उस स्पेसिफिक सर्वर का आईपी एड्रेस। वो कैसे आएगा आगे जाके मैं बताऊंगा कि इसको कैसे पता चलेगा कि बेल्जियम के सर्वर का आईपी क्या है। उस चीज को भी इसी एप्लीकेशन लेयर में देखा जाता है, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। उसके बाद अब यहाँ पर ये चीज़ आज थोड़ा सा, ये चूंकि एप्लीकेशन की जब भी बात करते हैं तो पोर्ट सबसे अहम चीज़ होती है, पोर्ट नंबर्स के हवाले से। वैसे आईपी एड्रेसिंग को मजीद डिटेल में, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी के कंसेप्ट को नेटवर्क लेयर में डिटेल में भी आपको बताऊंगा, और थोड़ा बहुत आपको पता भी है हम आईपीएस को यूज़ करते रहें डाटा की ट्रांसमिशन के लिए। पोर्ट नंबर्स की डिटेल को जो है ना वो मैं ट्रांसपोर्ट लेयर में बताऊंगा, लेकिन चूंकि पोर्ट नंबर का बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है, इस वजह से मैं पोर्ट नंबर्स को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर पोर्ट नंबर्स की हम लोग बात करें, पोर्ट नंबर्स कितनी होती हैं जी, 65,535, ठीक है। इन 65,535 पोर्ट नंबर जो होते हैं टोटल, इनमें कुछ पोर्ट नंबर जो होते हैं वो वेल नोन पोर्ट नंबर्स होते हैं, पोर्ट नंबर्स, ठीक है। और इन्हीं 65,535 में कुछ होते हैं रैंडम पोर्ट नंबर्स। ये नेट और एसीएल वाले लोग इसको बड़ा अच्छी तरह से, और पैट वाले लोग भी समझिएगा इस चीज को। अब यहाँ पर पोर्ट नंबर होती क्या है, सबसे पहले याद रखिएगा। ये थोड़ा सा पोर्ट नंबर का क्या आपके नजदीक क्या होगी पोर्ट नंबर, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट्स इतने कि बंदा क्या क्या बताए और क्या क्या छोड़े चुके, बहुत डिटेल से। असर जो है ना पूरी नेटवर्किंग की बेसिकली इसी के अंदर छुपी हुई है। पोर्ट्स होती क्यों है, जैसे हम लोग फिजिकली डिवाइसेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए उनके आईपी एड्रेसेस होते हैं या उनके मैक एड्रेसेस होते हैं, जिनकी वजह से डिवाइसेस को हम लोग एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उनकी लोकेशन वगैरह सारी चीज़ों का आइडिया कर सकते हैं। ऐसे जो एप्लीकेशंस होती हैं ना, उन एप्लीकेशंस को भी एक दूसरे से अलग करने के लिए इंटरनेट को क्या पता कि फेसबुक क्या है, व्हाट्सएप क्या है, उनको भी एक आईडीज असाइन की गई हैं। सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या होती है किसी की पहचान के लिए, उसकी आईडी। तो यहाँ पर भी हर एक एप्लीकेशन को एक अलग से आईडी असाइन की गई है, एक प्रोटोकॉल नंबर असाइन किया गया है कि ये वाली एप्लीकेशन इस प्रोटोकॉल नंबर के ऊपर काम कर रही है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बहुत सारी जो है ना मेंशन भी हैं, HTTP है, उसका पोर्ट नंबर 80 है। ये जो हम सर्वर्स वगैरह हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कोई भी वेब सर्वर्स को एक्सेस करते हैं,
HTTPS अगर वो सिक्योर है तो HTTPS के जरिए एक्सेस करते हैं। टेलनेट SSH जो हम लोगों ने किया था, ये भी एप्लीकेशंस, इनके लिए एप्लीकेशन हमने कौन सी यूज की थी जी? टेलनेट SSH के लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज की थी आप बताइए? कोई सॉफ्टवेयर थे, टेराटर्म था, पुट्टी था, तो यही थी एप्लीकेशन ना, ये जिनकी मदद से हमने उसको एक्सेस किया था। तो जब ये टेलनेट का प्रोसेस किया जा रहा था तो मैंने कहा था ये पोर्ट नंबर 23 है, मैंने पैकेट्स कैप्चर कर रहा हूँ। आपको तो इतना आइडिया नहीं था, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, चूंकि ये उनके लिए भी न्यू क्लास है, तो उनको इस चीज़ का आइडिया है कि वहां पर मैंने आपको पोर्ट नंबर्स बताए थे कि 23 है। ठीक है, इस तरह से और रिमोट एक्सेस में आपको मजीद इनकी डिटेल्स बताऊंगा। तो ये इनको हर एक को एक आइडिया असाइन की गई है। तो एप्लीकेशन जैसे ही स्टार्ट होगी उसको एक डायनामिक जो है ना रैंडम पोर्ट नंबर असाइन होगा। क्यों, क्या वजह है इस चीज़ की? इनिशियली जब हम लोग अपने लैपटॉप के अंदर, जैसे ये मैंने गूगल ओपन किया हुआ है, यहाँ पर ये गूगल ओपन किया हुआ है, इसमें देखें कितने टैब्स आप लोगों के सामने ओपन हुए हुए हैं। ठीक है, हर एक टैब के अंदर एक अलग से जो है ना, ये नहीं है कि मैंने जब सिंपल बैकएंड पे जाके यहाँ से गूगल खोला तो बस पूरे गूगल को एक ही पोर्ट नंबर असाइन होगा, नहीं। गूगल के अंदर हर टैब में देखें, यहाँ पर व्हाट्सएप खुला हुआ है, यहाँ पर यूट्यूब ओपन है, यहाँ पर और कोई साइबर सिक्योरिटी की एप्लीकेशन ओपन है, यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन है, वगैरह वगैरह, यहाँ पर आईपी लोकेटर वगैरह, या जो भी चीजें ओपन है, तो हर एक के लिए एक अलग से पोर्ट नंबर। दैट्स वाई ये हमारे हम अपने किसी भी सिस्टम के अंदर किसी एप्लीकेशन को सेंडर साइड पे ओपन करते हैं, तो सेंडर साइड पे उस एप्लीकेशन, चूंकि बहुत सारी एप्लीकेशन हम रैंडमली ओपन करते हैं, इस वजह से उनके लिए कोई मखसूस पोर्ट नंबर जो हमने स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर्स बनाए थे वो नहीं असाइन होता। उनको इन्हीं 65,535 में से एक रैंडम पोर्ट नंबर्स असाइन होते हैं। अब ये बताऊंगा कि रैंडम कौन कौन से हैं, कैसे हैं, वो जब पोर्ट्स को स्टडी करेंगे हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। तो जब इन एप्लीकेशन, अब यहाँ पर इसकी इसकी एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर एक टैब में हमने टेलनेट ओपन किया होता, उसको पोर्ट नंबर 23 असाइन कर दिया जाता, और एक और टैब में दोबारा टेलनेट ओपन करता, उसको भी पोर्ट नंबर 23 असाइन होता, फिर उन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इंटरनेट के अंदर? क्योंकि हमने देखा ना पैड के कंसेप्ट में आईपी सेम होती थी, पोर्ट नंबर अलग अलग होते थे, तो वहां पर रैंडम पोर्ट नंबर इसी वजह से यूज होता है यहाँ पर, ताकि हर एक आईपी तो एक ही होगी लेकिन पोर्ट नंबर हर दफा सोर्स का क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर पोर्ट नंबर को यूज करते हैं इस पर्पज के लिए। और जिन लोगों को नहीं बात ये समझ आ रही, उनको आगे राउटिंग के बाद ये पोर्ट नंबर वाला कंसेप्ट हम लोग दोबारा से स्टडी करेंगे, चूंकि नेट और एसीएल आपका है। कासिम को थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी चूंकि ये बैठे हैं आप लोगों को, इसलिए मैं कह रहा था जब नेट एसीएल ये चीज़ें करवा रहा था कि ये यही आपके राउटर्स ही हैं जिनकी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, आप बैठा करें क्लास में ताकि आपको समझ आया करें। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए तो ये चीज़ें दोबारा करवाई जाएंगी। ठीक है, तो जो बातें नहीं थोड़ी बहुत समझ आ रही है एडवांस, चूंकि यहाँ पर सीनियर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मैं दोनों को मिक्स करके लेके जा रहा हूँ। जितनी चीज़ें जिसको समझ आ रही है ना वो उतना अडॉप्ट कर ले, बाकी जो चीज़ें नहीं समझ आई हैं वो जब उनका उस लेवल तक पहुंचेंगे वो दोबारा ये चीज़ें साथ साथ एक्सप्लेन होती जाएंगी। ठीक है अच्छा तो ये पोर्ट नंबर्स के हवाले से मैं इन्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई। इस तरह से ये रैंडम पोर्ट नंबर्स उस एप्लीकेशन के साथ अटैच होंगी ताकि हर एक टैब के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूनिकली वहां पर आइडेंटिफाई किया जा सके। अब जब ये काम होगा, ये काम होने के बाद उस वो जो पैकेट होगा उसके साथ सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर लग जाएगा। सोर्स पोर्ट नंबर का तो मैंने बता दिया कि ये लगेगा, लेकिन डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कभी भी रैंडमली नहीं असाइन किया जाएगा, ये याद रखिएगा। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हमेशा उस स्टैंडर्ड के मुताबिक, जैसे हम लोगों ने लेट्स सपोज टेलनेट किया, तो हमेशा डेस्टिनेशन उस पैकेट के जो हेडर होगा, ये भी मैं आपको आगे जब ये कंप्लीट हो जाएंगी तो वायर शार्क के जरिए एक पैकेट कैप्चर करके मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पर हेडर में सारी इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा। सोर्स पोर्ट नंबर देखिएगा हमेशा एक रैंडम पोर्ट नंबर हुआ करेगा, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जो होगा वो उसका जो स्टैंडर्डाइजेशन वेल नोन पोर्ट नंबर जो होंगे उस एप्लीकेशन के, वो हमेशा असाइन किया जाएगा। जैसे कि टेलनेट है तो टेलनेट का जो है ना 23 होगा। ठीक है, इस तरह से और जो जो पोर्ट नंबर्स हैं उनका उसके अकॉर्डिंग, यूडीपी का अगर कोई पैकेट है तो 69 पोर्ट नंबर होगा, वगैरह वगैरह। तो ये डिटेल्स थी बेसिकली पोर्ट नंबर्स के हवाले से। HTTP वगैरह इन एप्लीकेशन, इन चीज़ों को आप लोग स्टडी करिएगा कि एप्लीकेशंस की टाइप्स कौन सी होती हैं। अब ये काम होने के बाद जो मैंने दूसरी आपको एग्जांपल बताई थी कि लेट्स सपोज ये रावलपिंडी की लैन में लगा एक सर्वर, जब एप्लीकेशन भेजेगा किसी एक कराची, लाहौर वगैरह इस नेटवर्क के अंदर, या किसी बेल्जियम के सर्वर को एक्सेस करेगा, तो यहाँ पर डेस्टिनेशन IP जो होगा एग्जैक्टली उस सर्वर का लगेगा। कैसे?
आप व्हाट्सएप को एक्सेस करते हो तो क्या लिखते हो? व्हाट्सएप लिख लेते हो गूगल में, या फिर यूट्यूब खोलते हो तो यूट्यूब लिखते हो। यूट्यूब की आईपी याद की हुई है? नहीं याद है ना आपने, किसी ने भी नहीं याद। फेसबुक की आईपी नहीं याद। तो अब कैसे फिर इसका मतलब आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आप डेली लाइफ में जब आप मैसेज करते हो, यूट्यूब को एक्सेस करते हो, फेसबुक को एक्सेस करते हो, आपको आईपी नहीं याद, तो फिर आपको कैसे एक्सेस मिलती है? ठीक है। तो यहाँ पर इसका और फिर कह भी मैं रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये नहीं है कि आपकी कोई प्राइवेट या कोई जनरल कोई चीज़ होगी, एग्जैक्टली उसी फेसबुक का ही आईपी लिखा हुआ आता है। तो इस चीज़ के लिए याद रखिएगा कि दरमियान में एक जो है ना यहाँ पर फाइंडर लगा होता है आपके एप्लीकेशंस के अंदर। ये भी आपके बेसिकली बिल्ट इन होता है आप लोगों के डिवाइसेस के अंदर, नेटवर्क्स के अंदर, सिस्टम्स के अंदर, जिसको डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैंडर्ड जो है ना आईपीज होती हैं जितनी भी डिवाइसेस की। लेट्स फेसबुक ने परचेज की हुई आयाना से अपने सर्वर के लिए, अब एक तो नहीं है ना, एक नंबर ऑफ आईपीज हैं। जो करीब तरीन सर्वर होता है हमें हमेशा उसकी एक्सेस मिलती है। ठीक है, जो दूर होगा उसकी एक्सेस उसके बाद मिलेगी, वो सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर होगा। तो जब हम लोग एक्सेस करते हैं, हम नाम के जरिए एक्सेस करते हैं, लेकिन दरमियान में एक सर्वर होता है। वो सर्वर क्या करता है, वो नाम के जरिए हमें आईपी फाइंड करके ला के देता है, और फिर वो आईपी के जरिए असल एक्सेस जो होती है ना बैकएंड पे, वो आईपी के जरिए होती है। एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं आपको, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट हम लोग ओपन करें अगर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पिंग यूट्यूब, ठीक है .com। तो आप गूगल में भी जाके यूट्यूब ही लिखते हो, तो ऐसे youtube.com लिखोगे, मैंने नाम लिखा। अब ये देखें मुझे इसने क्या किया, यूट्यूब का आईपी ला के दे दिया। ठीक है, अब ये देखिएगा इस आईपी को हम लोग अगर कॉपी करें 172 217 और 17 और 46, और यहाँ पर अगर हम लोग एक नया टैब ओपन करें, एक तो यहाँ पर सिंपल यूट्यूब है, ठीक है, ऐसे हम लोग लिखें, इस तरह से भी हमारी यूट्यूब ओपन हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा अगर हम लोग वो जो स्पेसिफिक आईपी एड्रेस था वो अगर लिखें, फिर क्या होगा, ये आईपी फाउंडर ओपन हो गया। दोबारा से करते हैं, इसको ओपन हो जाना चाहिए बेसिकली। बहरहाल ये पता नहीं क्यों नहीं शो करवा रहा। इस तरह से आपका नाम के जरिए आईपी रिजॉल्व होता है। एक मिनट कोई और चेक कर लेते हैं, google.com की लेट्स यूज करते हैं। देखिए वहां से चेंज, पहले जो आईपी दिखा रहा था ये सर्वर डीएनएस सर्वर 172 217 1746, अब क्या आईपी दिखा रहा है 142 250। हमने देखे असल जो मकसद आपको बताने का है, आगे तो डिटेल्स हम लोग पढ़ते रहेंगे, कि हमने जब नाम के जरिए सर्च किया तो उसने हमें देखिए रिप्लाई जो आ रहा है वो कभी भी नाम से ही नहीं रिप्लाई आएगा। रिप्लाई हमें किससे आ रहा है, उसकी स्पेसिफिक आईपी से आ रहा है। तो ये नाम टू आईपी रेजोल्यूशन जो हो रही है, इसके पीछे जो एक सर्वर काम कर रहा है, डीएनएस सर्वर कर रहा है, और ये भी एक एप्लीकेशन है, और ये काम भी कहाँ पर हो रहा है, आपकी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हो रहा है। बस इसके बारे में फिलहाल आप इतना ही समझ लें तो काफ़ी है। तो ये थी एप्लीकेशन लेयर की एग्जांपल और सारी डिटेल्स। इसके बाद इसमें मुख्तलिफ तरह के और प्रोटोकॉल्स हैं, जिनमें डीएनएस हमने देख लिया। इसके अलावा डीएचसीपी एक प्रोटोकॉल है जो ऑटोमेटिकली आपकी डिवाइसेस को आईपी असाइन करता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया हुआ है। इसके अलावा रिमोट लॉगिन इनटू द मशीन, किसी भी मशीन के अंदर रिमोट एक्सेस के लिए हम जो प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं, उसमें टेलनेट हम लोगों ने किया, प्रैक्टिकली परफॉर्म किया, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या हमने देखी कि ये इनसिक्योर है। ये आपकी जो पैकेट्स, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी मैसेज होता है, वो प्लेन टेक्स्ट में शो करवा देता है, और इसको कोई भी कैप्चर कर सकता है और आपकी डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इस वजह से हमने कहा था ये रिकमेंडेड नहीं है नेटवर्क के अंदर यूज़ करना। इसके बजाय फिर हम SSH, जिसकी पोर्ट नंबर देखें साथ लिखी हुई है 22, ये यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सिक्योर शेल, इसमें क्या होता है बेसिकली एक इंक्रिप्शन लगती है RSA की। ठीक है, जो कि एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की एक टाइप है, जो कि आपकी प्लेन टेक्स्ट को एक जो ना
एक बेसिकली इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देता है। दैट्स वाई कोई भी इसको कैप्चर नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास इसकी की नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे कि आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे होते हैं, जैसे उबैद वगैरह या बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोगों के लिए आप मुझसे ये यूज़ करो एनीडेस्क, ठीक है, या टीम वियर के ज़रिए आप मुझे एक्सेस देते हो। कासिम, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था, आपको इसका आइडिया नहीं था, तो इसको आप चेक कर लेना। रिमोट एक्सेस किसी कंप्यूटर को अगर कर रहा हो तो उसके लिए इन सॉफ्टवेयर्स का, आपको बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, आपको इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। आपका जो विंडोज़ के अंदर बिल्ट इन जो होता है ना, वो टीम वियर होता है, ठीक है, यही होता है ना, कौन सा होता है? रिमोट डेस्कटॉप, गुड। टीम व्यूअर तो एक अलग ऐसे ओपन स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसके अलावा जो यूज़ सबसे सिंपल यूज़ करने वाला है वो एनीडेस्क है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके ज़रिए मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को चेक कर रहा होता हूँ। ये एनीडेस्क सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये रिमोट एक्सेस के लिए यूज़ होता है। अब लेट्स से कासिम, आपने ये डाउनलोड करके ओपन कर लिया, ये की आपकी लिखी हुई है 4656875568। ये की आप किसी को दे देंगे तो, या मैं आपको दे दूंगा, आप अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पर इंटर रिमोट एक्सेस, ये की वहाँ पर इंटर करेंगे तो आपको मेरी स्क्रीन की एक्सेस मिल जाएगी। चाहे एक बंदा कराची बैठा हुआ है, सरगोदा बैठा हुआ है, ठीक है, हुसैन कोट बैठा हुआ है, चाहे बेल्जियम बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा हुआ है, तो उसको इस तरह से मेरी स्क्रीन को वो कंट्रोल कर सकता है, हैंडल कर सकता है। फिर इसके ज़रिए कोई प्रॉब्लम्स हो, रिमोट एक्सेस के ज़रिए किसी की कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, कोई और प्रॉब्लम हो उसकी स्क्रीन के अंदर, जो कि उसके सिस्टम के अंदर उसको सॉफ्टवेयर बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसको बंदा सॉल्व कर सकता है। कुछ पूछना चाह रहे हैं? के अंदर ये आईपी एड्रेस वगैरह की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं जरूरत पड़ती, जस्ट ये आईडी आपको देनी पड़ती है। जिस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होगी उसकी एड्रेस को आसान हो जाएगा। हाँ, ये यूनिक होगा, सबका अपना अपना। बस आपको मैं लेट्स पे कहूँ ना एनीडेस्क दें, यही कहते हैं ना, तो एनीडेस्क देने से मुराद ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे अपनी ये आईडी दें, बस वो आईडी लिखूंगा, फिर उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, आपकी स्क्रीन यहाँ मेरी स्क्रीन के ऊपर खुल जाएगी। इस तरह से बाकी भी सबका काम यही है, यूज़ उनके अपने अपने मुख्तलिफ अंदाज में होते हैं, लेकिन मेजर जो है ना, यही आपको ज़्यादातर यूज़ करना आपके लिए रिकमेंडेड यही है कि इसी को इस्तेमाल करें, ये ज़रा है। तो इस तरह से ये रिमोट एक्सेस को भी हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा बाकी मुख्तलिफ तरह के प्रोटोकॉल, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ताकि नेटवर्किंग के अंदर तमाम डिवाइसेस को आपस में सिंक्रोनाइज रख सके, स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर उनको रख सके, वगैरह वगैरह। डेटा वगैरह कलेक्ट करना, फेच करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो किया जाए। फिर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, रियल टाइम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल हैं, या फिर SNMP भी है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल। वो नेटवर्क के अंदर जो है ना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं हार्डवेयर बेस या सॉफ्टवेयर बेस, उनको मॉनिटर करके चेक करता है और उसकी स्पेसिफिक नोटिफिकेशन लॉग जनरेट कर देता है अगर उसमें किसी तरह से कोई सॉल्यूशन रिक्वायर्ड हो। तो ये डिटेल सारी मैंने इतनी, बाकी एप्लीकेशंस की इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन इसकी तमाम जो है ना डिटेल्स बतानी ज़रूरत थी, इंपॉर्टेंट थी, जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब एप्लीकेशन लेयर के हवाले से आप में से किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, समझ आ गई है ना सारी चीज़ें, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, फिर हम लोग आगे प्रेजेंटेशन लेयर पे शिफ्ट होते हैं। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर में हमने कितना काम किया, कोई एक एप्लीकेशन ओपन की, उस एप्लीकेशन को पोर्ट नंबर वगैरह सारी चीज़ें असाइन हो गई, IP एड्रेस तो डिफ़ॉल्ट है ना सिस्टम का। उसके बाद एक टेक्स्ट जनरेट कर दिया हमने, लिख लिया टेक्स्ट, एक चाहे एक पैराग्राफ लिखा। अब वो टेक्स्ट से मुराद ये टेक्स्ट ही नहीं है, याद रखिएगा, हम चाहे कोई वो हमारा जो डाटा है, वो जो पैकेट है, वो चाहे वो PNG फॉर्मेट में हो डाटा, चाहे वो वीडियो की फॉर्मेट में हो, ठीक है, इसके अलावा चाहे तो वो MP3 MP4 फॉर्मेट में हो, ठीक है, चाहे वो गिफ्ट हो, कोई स्टिकर हो जो आप एक दूसरे को भेज रहे होते हैं, आप जो स्टिकर भेज रहे होते हैं ना कोक्सिल बाबे का, वो भी इनक्रिप्ट होकर 01 की फॉर्म में ट्रांसफर होता है आगे सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये जितनी भी तरह की ट्रांसमिशन हो सकती है, वीडियो, ऑडियो, लाइव कम्युनिकेशन, ठीक है, या फिर आपकी टेक्स्ट, ठीक है, वॉइस, कोई भी जो यही होती है ना कम्युनिकेशंस, और यही चीज़ें हो सकती हैं उनमें। तो फीलिंग्स तो हम नहीं भेज सकते ना, फीलिंग्स इनक्रिप्ट नहीं होती है ना, तो यही चीज़ें हो सकती हैं। तो इनको
जब हम लोग अपने कंप्यूटर में सेंडर में सेंडिंग बॉक्स में वीडियो में सेंडिंग में प्रेस कर दिया, उसके बाद साथ कंप्यूटर के अंदर अब यहाँ पर आगे कंप्यूटर का काम है कि इसको इनक्रिप्ट करना। ठीक है, इनक्रिप्ट से मुराद यहाँ पर सिंपल, तो अगर हम इनक्रिप्शन हर दफा तो इनक्रिप्शन नहीं होती ना, मेन चीज जो होती है वो कन्वेरियन और डी कन्वेरियन होती है। कन्वेरियन से मुराद ये होती है कि आपका जो डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग फॉर्म में शिफ्ट करना, या फिर और आसान कर लेता हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करना। हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद ह्यूमन अंडरस्टूडेबल लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, जो एक प्लेन टेक्स्ट होता है उसको 01 की फॉर्म में, वो होती है कंप्यूटर अंडरस्टूडेबल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, उसमें कन्वर्ट करना, तो ये कन्वर्जन कहलाती है। डी कन्वर्जन क्या, ये जब कन्वर्ट हो गई 01 की फॉर्म में, उसके बाद ये एक सिग्नल बन गए इनके, ये सिग्नल ऐसे वेव्स की फॉर्म में मूव करते करते कंटिन्यूस सिग्नल डेस्टिनेशन तक पहुंचे, डेस्टिनेशन में फिर इनकी डी कन्वर्जन होगी। जैसे वो बिट्स जो है ना वो कन्वर्ट हुए थे स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर, उसी स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर वापस क्या होंगे, ये डिक्रिप्ट होंगे। और अगर इनके दरमियान में कोई एक सिग्नल भी आगे पीछे हो जाता है तो वो फिर आपके उसके लिए फिर देखेंगे कि मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं कि क्या वो जाएगा आगे या नहीं जाएगा, उसके लिए दो केसेस आते हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे स्टडी करेंगे। तो अब ये जब एक तो सिंपल मैंने कन्वेरिएंट डी कन्वेरिएंट बता दी, आपकी वीडियो ऑडियो टेक्स्ट ग्राफिक्स, ठीक है, गिफ्ट, कोई भी जो चीज़ है उसकी मशीन हमने क्या किया, एक सिंपल ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और फिर उसको ट्रांसफर कर दिया, फिर उसको वापस रिसीव कर दिया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे हमने इंक्रिप्शन कोई नहीं की, ये तो सिंपल एक प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में आगे गया डाटा, ठीक है, कहीं पे भी दरम्यान में कैप्चर हो सकता है। लेकिन इसी प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर हम लोगों ने आगे इस चीज का भी ख्याल रखना होता है। अभी तक जो है ना हमने सिर्फ डाटा भेजना है, डाटा पहुंचाने तक की बात कर रहे थे, लेकिन हाल ही हमने डाटा पहुंचाना तो नहीं है ना, हम यहाँ पर नेटवर्क इंजीनियरिंग सीखने आए हुए हैं, तो हमने नेटवर्क के अंदर अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन को सिक्योर भी रखना है। तो डाटा और नेटवर्क्स के अंदर कम्युनिकेशन के अंदर याद रखिएगा नेटवर्क की डाटा की इंटेग्रिटी बहुत मैटर करती है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेग्रिटी, क्या होती है इंटेग्रिटी? नहीं, वो अलग है, वो भी है, वो भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सिंपल हाँ ये भी कह सकते हैं जैसे अबरार भाई ने कहा कि रद्द बदल ना कर सके, या इंटेग्रिटी से मुराद सिंपल ये है कि वो चूंकि समहाउ कॉन्फिडेंशियलिटी में भी आ जाता है। इंटेग्रिटी में सिंपल हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो डाटा जिस फॉर्म में भेजा था एज इट इज रिसीवर को रिसीव हो, ठीक है, इंटेग्रिटी ये कहलाती है। अगर जैसा भेजा है वैसे ही आपको रिसीवर के पास रिसीव हो, इस चीज का ख्याल रखना है। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डेटा कॉन्फिडेंशियल भी रहे। इसके ऊपर किस तरह का सिक्योरिटी चेक आपने इससे पहले लगाया, जो पढ़ा आपने भी पढ़ा, जूनियर्स ने भी पढ़ा, सीनियर्स ने भी पढ़ा, आप मुझे अपने दिमाग से सोच के जरा कोई बताए डेटा की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए एक सिंपल सा काम हम लोगों ने किया हुआ है, वो ये थी कि हमने जो टीटीएल जनरेट की थी, टाइम टू लीव की वैल्यू। अब ये जो इंट्रूडर होता है हमने बचना कैसे है, ये इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी नॉन रेपुडिएशन, इन तमाम चीज़ों को बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्यों इन चीज़ों को चेक कर रहे हैं, हमें इंट्रूडर से बचना है जो हमारे नेटवर्क के ऊपर अटैक करेगा। अब जब उससे बचना है तो वो क्या क्या कर सकता है हमारे डेटा के साथ, डेटा के साथ सबसे पहले ये एक तो वो सिंपल ये कर सकता है कि मॉनिटर कर सकता है, सिर्फ डेटा को मॉनिटर कर रहा हो, कुछ ना करे, ठीक है, उसके लिए इट्स ओके, पैकेट्स आ रहे हैं पैकेट्स जा रहे हैं। लेकिन वो ऐसे भी तो कर सकता है, डेटा के अंदर फैब्रिकेशन क्रिएट कर सकता है। फैब्रिकेशन से मुराद ये है कि डेटा आए उसकी कॉपी अपने पास रख ले और फिर उसमें कोई चेंजेस करे फिर रिसीवर को, इस चीज़ से हमने बचना है, डेटा के अंदर चेंजेस नहीं होनी चाहिए। जब डेटा उसके पास आएगा खाली वो अपने पास कॉपी रख लेता है, कोई बात नहीं है, जब कॉपी रखेगा वो तो हमारा ऑलरेडी इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, तो उसके पास तो की है नहीं। लेकिन जब उसके पास की है या कोई है, हमने डेटा को, हमें कैसे पता चलेगा कि उसने ये काम किया है, तो आगे तो डिटेल्स की बातें, लेकिन हमने टीटीएल को अप्लाई कर दिया था। टीटीएल से मुराद ये होती है, एक तो हमने सिंपल टीटीएल को ये स्टडी किया था कि रास्ते में आने वाले राउटर्स की तादाद को टीटीएल कहते हैं, है ना, टीटीएल का मतलब 15 गिर गई तो इसका मतलब 15 राउटर्स रास्ते में आए थे। एक टीटीएल नेटवर्किंग के अंदर सिंपल टीटीएल को इसी अंडरस्टैंडिंग यही रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा कि गलत है, होगी भी ये जो टीटीएल हम पढ़ते रहें, लेकिन उसके साथ साथ टीटीएल का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के अंदर इसी टीटीएल को इस पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है कि हमने सोर्स से डेस्टिनेशन तक जितनी कम्युनिकेशन का एक टाइम होता है, एक फिक्स टाइम हमने रख दिया होता है, उस टाइम में इंट्रोडर को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो पैकेट को
पकड़े, रोके, फिर देखे, इतनी देर में वो टीटीएल की वैल्यू एक्सीड कर जाएगी, उसके बाद पैकेट ही ड्रॉप हो जाएगा। जब वो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा तो वो रिसीवर को रिसीव होगा ही नहीं, इंट्रूडर बेशक भेजता रहे। तो इस वजह से टीटीएल की वैल्यू को एक स्टैंडर्ड मैक्सिमम टाइम और मिनिमम टाइम के दरमियान में सेट कर दिया जाता है, और उसके बाद अगर इंफॉर्मेशन जो है वो इन केस कैप्चर होने की या कॉम्प्रोमाइज होने की कोई करने की कोई कोशिश करेगा तो उस इंफॉर्मेशन को वहां पर लॉस कर दिया जाएगा, फिर वो सेंटर को इंफॉर्मेशन आएगी कि आप इस इंफॉर्मेशन को दोबारा से ट्रांसफर करो। तो इस पर्पस के लिए भी हम लोग टीटीएल को यूज करते हैं। समझ आ गई इस चीज की? तो लेकिन पैकेट ये तो सिंपल ये बता दिया कि हमने इंटेग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए ये हमने काम कर दिया कि जैसा भेजना है वैसे ही होगा, और अगर नहीं होगा तो जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? हमने टीटीएल को सेट कर लिया, यहाँ तक तो हो गया। लेकिन अगर पकड़ी गई वो इन्फॉर्मेशन उसमें मुल्की राज थे, अगर कोई ऐसी चीजें थी, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? अभी तक तो हमने ये कहा ना कि उसको अगर पकड़ भी लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है? इंक्रिप्शन की हुई है। अब इंक्रिप्शन क्या चीज है? इंक्रिप्शन से मुराद ये आती है कि कोड वर्ड्स, ठीक है, कोड वर्ड्स। आप में से कुछ लोगों ने अगर बचपन में खत लिखे हुए हो अपनी उरूज में, जवानी में, तो उनको बड़ा अच्छी तरह से पता होगा ये कोड वर्ड्स के बारे में। और इनक्रिप्शन को तो आप उस टर्म में यूज करेंगे कि हमें पता ही नहीं है कि हम जो है ना 9th-10th में इनक्रिप्शन करते रहे, और हमें अब पता चला है कि हम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे, है ना? क्यों कासिम, इनक्रिप्शन करते रहे हैं आप? अभी भी हो रही है। अच्छा, हाँ कर लेता बंदा अपने हिसाब से मॉडिफाई। एग्जैक्टली। तो ये लेट्स सपोज मैसेज हमने भेज दिया किसी एक स्पेसिफिक अपने अजीज को, वो मैसेज जैसे सर उमर कहते थे मामू को रिसीव हो गया उसके, फिर तो वो काम खराब हो जाएगा, है ना? तो उसके लिए हमने आपस में क्या कहा होता है कि मैं तुम्हें एक खत लंबा चौड़ा लिख लूंगा, उसके दरम्यान में ये वाला इतने नंबर और इतने नंबर वाले जो अल्फाज होंगे उनको पढ़ लेना, उसमें जो मेरी दिल की बात है वो पहुंची होगी, बाकी बातें जो है ना फजूल होंगी, ताकि मामू पढ़ भी लें मैसेज को, चाचू पढ़ भी लें मैसेज को, तो कोई बात उनको पता ही ना चले, वो सोचें कि ये ऐसे ही कोई जो है ना बंदा था। सीक्रेट लैंग्वेज निकला, ये सीक्रेट वर्ड निकला। हाँ, तो वो अब तो वो उसको आप पहले कॉपी पेंसिल में जब होता था, खत का दौर था, तो फिर तो आप यही करना पड़ता था, है ना? तो ये इंक्रिप्शन है बेसिकली, ठीक है। एजेंसीज इसको यूज करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करती हैं, ठीक है। लेकिन अब इसको क्या है, पहले इंसान अपने दिमाग से सोच के करता था, वो इतनी मुश्किल नहीं होती थी। तो अब इसी को जो है ना कंप्यूटर की फॉर्म में इसको डाटा को इंक्रिप्ट कर दिया गया है। अब ये इंक्रिप्शन के आगे दो टाइप्स होती हैं। ये मुश्किल है। हाँ, ये पूरी साइबर सिक्योरिटी इसके अंदर छुपी हुई है, इस डेटा की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के अंदर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सारी इसी के अंदर होती है। ये बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, एक अल्फाज तो कहने में आसान है लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी डिटेल्स हैं। वो एक अलग चीज़ है ना, आप फजूल का क्वेश्चन ना करो ना, उसका इसके साथ तल्लुक ही कोई नहीं। आपने सिक्योरिटी की बात की है ना, मैंने भी सिक्योरिटी की उसमें वो तो दोनों में आपके पास सेम ही होगा ना, जो आप चले अच्छा क्वेश्चन है आपका, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, मैं अब इंक्रिप्शन के हवाले से बता रहा था, तो दो इसकी टाइप्स हैं, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन है, ठीक है। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन दोनों में ही आपका डाटा जो है वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं जाता, दोनों ही जो डाटा एक बेसिकली साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में सोर्स से डेस्टिनेशन जाता है। लेकिन जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होती है उसमें ये होता है कि सेम ही की यूज होती है डाटा को इंक्रिप्ट करने के लिए भी, और वही की यूज होती है डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए भी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप जब खत लिखते होते थे दोनों को पता होता था इतने 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 लेफ्ट पे ऊपर जो है ना आपकी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। इवन एजेंसीज के दरमियान भी ऐसे इंक्रिप्शन होती रही है। अमेरिकन आर्मी या वर्ल्ड वार के दौरान में जब उन्होंने इनिशियली आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट की, तो ये इसीलिए ये वाला जो कंसेप्ट है ना, हम तो ऐसे ही मामू और चाचू की एग्जांपल देते हैं, ये ओरिजिनेट बेसिकली 1939 से लेकर 1944 तक जो वर्ल्ड वार हुई थी, उस दौरान में जब अमेरिकन आर्मी ने आपस में कम्युनिकेट, इंटरनेट का कंसेप्ट भी आपको पता है वहीं से ओरिजिनेट हुआ, तो वहाँ पर जब उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट की, तो तब वो जो लेटर्स वगैरह या जो भी चीज़ें भेजते थे उसको इस तरह से एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में जो है ना शेयर करते थे। तो दैट्स वाई इसको आगे मजीद वहाँ से आइडिया ओरिजिनेट हुआ इंफॉर्मेशन की इंक्रिप्शन का। तो सेम की जब यूज़ होगी तो उसको बेसिकली कहा जाता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है। इसमें हम लोग जो आपकी ये सिस्को के एक्सेस पॉइंट्स वगैरह हैं या सिस्को के अंदर अगर यूज़ करें जो हम लोग डिप्लॉय करते हैं, इनकी भी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक DES और एक AES, ठीक है। एक डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड कहलाती है और एक एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड कहलाती है। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं सिस्को के अंदर जो यूज़ किया जाता है वो EES यूज़ किया जाता है, ठीक है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। वो ज़रा ज़्यादा सिक्योर है, वो बेसिकली
एक बड़ी जो है ना बिट लॉकर को यूज करती है डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, जैसे 64 बिट, 128 बिट, 256 बिट। तो ये जो है ना DES जो है वो बेसिकली 64 बिट को यूज करती है। AES इससे एडवांस है ज़्यादा, ठीक है। तो AES को हम लोग जो है ना सिस्को के अंदर ज़्यादा यूज करते हैं इनक्रिप्शन के लिए। तो इसके बाद दूसरी क्या है, एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल है, और वो एसिमेट्रिक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ज़्यादा हैवी है। एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन में क्या होता है, वो सेंडर के पास एक अलग इंफॉर्मेशन होती है, रिसीवर के पास एक अलग इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन की होती है, डिफरेंट की यूज होती है डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। उसकी एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको अगर बताऊं, जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है, उसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है पब्लिक की और प्राइवेट की का, ठीक है। जो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन है, जैसे SSH के अंदर जो यूज की जा रही थी ना, हमने SSH किया था, वो भी इंक्रिप्शन ही की थी ना हमने, जिसमें हमारा डेटा प्लेन टेक्स्ट नहीं था, साइफर टेक्स्ट में बन गया था। तो वो जो थी वो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन थी। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन से मुराद अब क्या है कि वहां पर एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है। पब्लिक की से मुराद एग्जांपल क्या, मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरा ईमेल एड्रेस है, मैंने आप सबके साथ शेयर किया हुआ है। कोई आपको कहूँ मैं अपना ईमेल एड्रेस दो तो आप शर्माओगे, नहीं मेरी प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। ईमेल एड्रेस तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के ओपन छोड़े होते हैं उन लोगों ने। तो वो ईमेल एड्रेस है, वो मेरा एक पब्लिक की है। अब उसके ऊपर आप वो पब्लिक की के जरिए, पब्लिक की से आप एक मैसेज इनक्रिप्ट करोगे। आप जो मैसेज लिखोगे वो उस पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट हो जाएगा और मुझे भेज दोगे। उसके बाद जब मेरे पास आएगा तो मैं अपनी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट करूंगा। कैसे, मेरी प्राइवेट की क्या होगी, उस ईमेल एड्रेस का पासवर्ड। जब तक वो ईमेल एड्रेस का पासवर्ड मेरे पास होगा तब तक जो है ना मैं उसको डिक्रिप्ट कर लूंगा। मेरे अलावा अगर किसी और को पता चल जाएगा वो पासवर्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर चल जाए पता तो उसको कहते हैं हैक हो गई है, हैकिंग हो गई है, ठीक है। तो वो हैकिंग, इसका मतलब है कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन से भी एक एडवांस चीज है कि जो हैकर्स जो होते हैं वो इस इंक्रिप्शन को भी फिर ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो वो फिर उसके जरिए मैं डिक्रिप्ट करूंगा। तो इसमें बेसिकली दरमियान में एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है, सर्टिफाइड अथॉरिटी होती है, जो कि इन दोनों की प्राइवेट कीज और पब्लिक कीज को आपस में एक्सचेंज करवाने के लिए हेल्पफुल होती है। पहले इनका ट्रस्ट बिल्ड करती है सर्टिफिकेट अथॉरिटी, और उसके बाद सर्टिफिकेट्स के जरिए इन दोनों के पब्लिक कीज को आपस में एक्सचेंज करती है, ताकि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही ना हो, ठीक है। उसके लिए मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स जो है ना इन्वेस्टिगेशन से इनको पहले गुजरना होता है। तो ये, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं SSH कॉन्फ़िगर कर रहा था, वहां पर मैं 1048 बिट्स के साथ इनक्रिप्ट कर रहा था। तो वो मैंने करके भी कहाँ पर देखा था, आपको सिमुलेटर पे दिखाया था। लेकिन जब मैंने डिवाइस, फिजिकल डिवाइस के ऊपर उसको इनक्रिप्ट करना स्टार्ट किया, तो वो मैंने पहले देखा था, और जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इनक्रिप्ट होने में काफ़ी टाइम लेता है। 1000, अगर मैक्सिमम 2048 बिट्स के साथ इनक्रिप्ट होती है, तो दैट्स वाई उसके लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है इनक्रिप्ट होने में। तो इस वजह से रियल इन्वायरमेंट के अंदर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ज़ाहिर ऑब्वियसली 2048 बिट बहुत स्ट्रांग होती है। इस वजह से एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो की जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। इंक्रिप्शन वाला प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर सारी जो बात है उसका एक सिंपल सी बात, ये जो हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एक हैवी इंक्रिप्शन है जिसके ऊपर आपके CPU के ऊपर, प्रोसेसर के ऊपर बहुत लोड पड़ता है। इस वजह से एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन को जस्ट की को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बाकी जो डाटा होगा, डाटा चूंकि बड़ी फॉर्म में होगा, उसको हम लोग ट्रांसफर करने के लिए हम लोग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को यूज करते हैं, जिसमें DES और AES शामिल है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? RS से सबसे ज्यादा मशहूर जो है उसका, हाँ, MD5। तो इस तरह से ये बेसिकली तमाम तर इंफॉर्मेशन थी जो कि प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर यूज होती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर की भी आपको समझ आ गई, ठीक है। जिन लोगों को इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इस एडवांस चीज़ों का नहीं पता चला, उनको इतना पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन लेयर में हमने एक मैसेज बनाया, बनाने के बाद एप्लीकेशन लेयर के ऊपर एक मैसेज बना, प्रेजेंटेशन लेयर वो कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, इतना पता चल गया सबको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आज सेशन लेयर के ऊपर भी बात कर लेते हैं, ताकि एक हमारा सेक्शन थोड़ा कंप्लीट हो जाए। सेशन लेयर इतना मुश्किल काम नहीं है। सेशन लेयर के बारे में आपने जनरली ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि जब हम मैसेज पिंग करते हैं किसी डिवाइस को, कहीं पे एक्सेस करते हैं, तो वो एक सेशन क्रिएट हो जाता है। सेशन क्रिएट होने का पर्पज़ क्या होता है? सेशन क्रिएट होने का पर्पज़ ये होता है, देखें अभी आपके सामने ये मैंने कितने टैब्स ओपन किए हुए हैं,
ये आप लोगों के सामने देखें मल्टीपल टैब, हर एक टैब एक सेशन है बेसिकली, हर एक टैब के अंदर एक अलग से सेशन क्रिएट हुआ हुआ है। जैसे ही वो अब इसका बेनिफिट ये है कि एक ही अगर लेट्स से गूगल का एक मेन सेशन होता है उसके अंदर ये सारे सेशन, तो ये सारे सेशन से मुराद क्या होता है कि जैसे हम लोग कहते होते हैं पढ़ने वाले की फ्रीक्वेंसी पढ़ाने वाले से मैच कर जाए तो अच्छी इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन ट्रांसफर हो रही होती है। ऐसे इस सेशन से मुराद होती है सोर्स और डेस्टिनेशन पहले उनकी आपस में चेक लगाया जाता है कि अवेलेबल हो रिसीव करने के लिए, इनका आपस में पहले कनेक्शन बिल्ड किया जाता है, कनेक्शन चेक किया जाता है, और फिर इन सेशन को चेक थोड़ी देर बाद टाइम इनके ऊपर हम लोग सेशन को बना भी सकते हैं, सेशन को हम लोग डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, सेशन के ऊपर स्पेसिफिक प्रिविलेजेस भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा सेशन के ऊपर स्पेसिफिक जो है ना टाइम फ्रेम भी हम लोग वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेशन ये आप पहले तो ये समझें कि सेशन से मुराद ये है कि हर एक टैब एक सेशन है, जो कि हर एक जगह पे सोर्स एक अलग चीज़ है, डेस्टिनेशन एक अलग चीज़ है। उसके बाद डेली लाइफ की एग्जांपल के लिए मैं आपको सेशन बताऊं, जहाँ पर सेशन जो है ना स्पेसिफिक एक उसका टाइम फ्रेम होता है। जैसे हम कोई बैंक्स एप्लीकेशंस को हम लोग एक्सेस करते हैं, तो आमतौर पर हम YouTube पूरा दिन खोल के बैठे रहें तो YouTube का सेशन एक्सपायर होता हुआ आपको नहीं नजर आएगा, ठीक है, वो आपके पास उसका लिमिट नहीं होती उस सेशन की, जब तक आप खुद नहीं एंड करते वो चलती रहेगी कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन ऐसा ही होता है, किधर ऐसा ही होता है, मैं गलत भी बता रहा हूँ तो आप लोग कहोगे ऐसा ही होता है। ऐसे तो नहीं होता, थोड़ी देर अगर अब कोई सॉन्ग कंटिन्यूस लगा लो घंटे वाला, 30-35 मिनट के बाद स्ट्रक हो जाता है, जब तक आप स्क्रीन के ऊपर प्रेस करोगे दोबारा से चलना स्टार्ट होगा। वो ये सोचते हैं कि मोबाइल छोड़ के कहीं चला गया। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग कहीं पे क्लिक करेंगे उस सेशन को दोबारा कंटिन्यू, वहां पर ये होता है दरमियान में सिर्फ एक चेक लगा होता है, सेशन के अंदर चेक्स लगते हैं। वो सिर्फ चेक इस चीज का लगाने के लिए होता है कि लेट्स सपोज मोबाइल जो यूजर है, जो सुनने वाला है, वो यहाँ पे मौजूद है, या कहीं पे रात को जैसे हम लोग अक्सर ये होता है लोग यूट्यूब पे कोई सॉन्ग लगा के या कोई बारिश वाला कोई सॉन्ग लगा के सो जाते हैं, ठीक है, कोई साइकोलॉजिस्ट या के पास जो गए होते हैं, या फिर कोई इस तरह के जो मरीज होते हैं, वो फिर ये कुछ टाइम के बाद कोई एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसके बाद यूट्यूब जो है ना वो खुद रुक जाती है। फिर वो अगर जाग रहा हो तो क्लिक कर, जैसे इसलिए लाजमी हो तो प्ले करे दोबारा, स्क्रीन पे कहीं पे भी वो क्लिक करेगा तो वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं करेगा तो ये तो नहीं होता पूरी रात को लगा के सो जाओ सुबह उठो तब भी चलता रहे वो, ठीक है। तो वो मेरा, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरे साथ ये होता है कि मेरा रुक जाता है वो सेशन तब तक एग्जाम्पल होता है। हाँ जी, क्या करें आप? अच्छा, आपके साथ नहीं होता ऐसे सुबह तक भी लगा वो फिर ये होता है ना आपके नीचे आ जाता है मोबाइल, तो रात को जिस्म का कोई हिस्सा टच हो जाता होगा स्क्रीन के साथ। ऐसे होता है लाइव वीडियो या कोई पब्लिक वीडियो भी होती है ना, जैसे आपका YouTube चैनल है, ठीक है, हाँ आपकी मैं वीडियो देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ टाइम के लिए, अच्छा लगा के उसको छोड़ दूंगा तो वो चलती रहेगी। अच्छा, आप रात को लगा के सो तो नहीं जाते और सुबह उठते चल रही होती है? हाँ, तो वाइफ टाइम बढ़ा नहीं मेरा तो नहीं बढ़ा, फिर भी आप अगर इतने कुछ करते हो तो चलो अच्छा है। तो ये बेसिकली सेशन। दूसरी एग्जांपल जो मैंने आपको बताई थी कि जहाँ पर सेशन एंड होने के लिए एक लिमिट है, बैंक्स की एग्जांपल, ठीक है, बैंक एप्लीकेशन जितनी भी हैं, क्योंकि वो आपका सिक्योर डाटा होता है, वहाँ पे उस सर्वर के साथ आपके जो सेशन क्रिएट होता है उसका एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, कुछ टाइम के बाद उसको रीअथेंटिकेशन करवाया जाता है। क्यों? कि जितने भी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सबनेटिंग में भी जब नेटवर्क सेगमेंटेशन हम लोग कर रहे थे, वहाँ पर आपको एक कंसेप्ट बताया था जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, ठीक है, जितनी भी जहाँ पर आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वहाँ पर जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर को के फ्रेमवर्क को लाजमी डिप्लॉय किया जाता है। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का बेनिफिट यही होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे वो उसके इंटरनल यूजर्स हैं, इंटरनल एम्प्लॉयज हैं, या फिर कोई भी उसका एक्सेस करने वाला बंदा, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सके। हर एक को एक स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन पॉलिसी से गुजरना पड़ता है, तब वो उस स्पेसिफिक सर्विसेज को अचीव कर पाता है। और ना ही इतनी बात, बल्कि ZTE ये कहता है कि एक स्पेसिफिक, उसको ये नहीं है कि अगर स्ट्रॉन्ग पॉलिसी से गुजर गया उसके बाद उसको खुला नहीं छोड़ दिया, उसके बाद भी वो एक स्पेसिफिक उसको प्रिविलेजेस होंगी। जैसे मैंने नेशनल बैंक की वेबसाइट पे जाके या HBR की वेबसाइट पे जाके अपना क्रेडेंशियल्स दे के उसको एक्सेस कर दिया, इसका मतलब नहीं है कि मैं आपका सबका इंफॉर्मेशन ले लूं। मुझे वहां पर क्या लिमिटेशंस लगी, प्रिविलेजेस क्या मिली मुझे, कि मैं जस्ट जो है वो अपने अकाउंट के अंदर भी सिर्फ कोई स्पेसिफिक चीजें देख सकता हूँ, व्यू कर सकता हूँ, चेंजेस कुछ नहीं कर सकता। ये प्रिविलेजेस हैं। जैसे हम लोग टेलनेट और SSH को कासिम जब कॉन्फ़िगर कर रहे थे, वहां पर आपने कहा था कि आगे जब प्रिविलेज ये जो यूजर नेम और पासवर्ड हम बना रहे हैं तो लॉगिन लोकल से क्या मुराद था, तो लोकल से मुराद यही था कि वहां पर हम लोग प्रिविलेजेस को भी मेंटेन कर सकते होते थे।
ताकि हम लोग यूजर को अलाउ करें, कोई रिमोट एक्सेस कर रहा है हमारे राउटर को या स्विच को, तो वो किस सतह कर सकता है, लेवल 0 पे कर सकता है, लेवल 15, लेवल 3, लेवल 4, और उसमें भी लेवल 3 में अगर एक्सेस कर रहा है तो क्या क्या व्यू में भी, अगर व्यू भी करना चाह रहा है तो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस को वो व्यू कर सकता है, कॉन्फ़िगर करना चाहता है तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के अंदर भी जाके क्या क्या चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकता है। रिमोट एक्सेस के लिए हम लोग इस हर एक चीज़ को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो क्या होता है? जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, जीरो ट्रस्ट से मुराद क्या, नो ट्रस्ट। यहाँ पर सिस्का में आप आए हो तो हर रोज आपकी तलाशी ली जाएगी पहले कि आपके पास कोई रिवॉल्वर तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से आप इस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाओ। ऐसे ही ये तो एग्जांपल, यहाँ पर इससे मुराद है कि हमारे नेटवर्क के साथ जो भी बंदा कनेक्ट होगा उससे अच्छी भली ऑथेंटिकेशन और जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद वो अटैच होगा, अटैच होने के बाद भी उसको वो चीज़ें उन चीज़ों को देखने की या उन चीज़ों को एक्सेस करने की अथॉरिटी मिलेगी जो उसकी ज़रूरतें, उसके अलावा बाकी कोई चीज़ें उसको नहीं देखने की इजाज़त होगी, एक्सेस करने की इजाज़त होगी। इसलिए तो हम वीलैंस वगैरह ये चीज़ें बनाते हैं ताकि इन केस हमारे नेटवर्क का एक पार्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाता है, इतनी ऑथेंटिकेशन के बावजूद भी हमारा जो है ना कोई एक पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरे नेटवर्क को तबाह कर ले, उस स्पेसिफिक वीलैन के अंदर की डिवाइसेस जो होंगी या अंदर का जो डाटा होगा उसी में वो छेड़छाड़ जो भी करेगा, उसके बाद उस वीलैन से निकल के अगर किसी और वीलैन में या किसी और सबनेट पार्ट में आएगा तो फिर उसको दोबारा से ऑथेंटिकेशन करवानी पड़ेगी। एक दफा तो बच गया, दूसरी दफा नहीं बच पाएगा, हर दफा उसके ऊपर एक अलग से सिक्योरिटी चेक्स लगे होंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर भी सेशन लेयर का, यही सेशन लेयर्स के अंदर जो है ना यही इसका पर्पस होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसको रीऑथेंटिकेट किया जा सके, और दूसरा कुछ स्पेसिफिक टाइम के अंदर अगर वो एप्लीकेशन को नहीं यूज़ कर रहा तो सेशन को टाइम आउट कर दिया जा सके। तो ये सेशन लेयर के ऊपर की इंफॉर्मेशन थी। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इन तीनों चीज़ों को आप लोग, इन तीनों लेयर्स को डिटेल में स्टडी करके अपनी वर्डिंग में लाजमी लिखिएगा, अपनी वर्डिंग में लिख के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर इससे कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, क्विज होगा, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे, ठीक है। ओएसआई मॉडल को समझना कंपलसरी आपके लिए। इससे पहले मैं चीज़ें बता रहा था कि ये चीज़ समझ आ गई तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ओएसआई मॉडल के अंदर हो रहा क्या होता है इतना सबको एटलीस्ट पता होना चाहिए, ताकि इंटरव्यू में आपसे कोई चीज़ें पूछे या फिर आगे आप जब राउटिंग करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये पर्पसेस थे ओएसआई मॉडल के, ठीक है। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। मेरी दरमियान में बोलते बोलते जो है ना स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि टाइम को भी मैं देख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है डिलीवर कर सके। तो ज़्यादा तेज़ तो नहीं मेरी स्पीड होती कि आपको समझ ही ना आए, समझ आ जाती है। क्यों जी, ऑनलाइन वाले लोगों को अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती हो तो मैं फिर थोड़ा सा अपनी स्पीड को स्लो ही रखा करूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि मैं ज़्यादा डिलीवर कर सकूँ, कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और चूँकि हमारा टाइम भी कम है, आपको पता है, हमने ये भी सोचना होता है 3-3.5 महीनों के अंदर आप लोगों ने मुझे कहा था कि सीसीएन एंड भी करवाना है। दैट्स वाई इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए मैं जो है ना टॉपिक को बहुत ज़्यादा, ये नहीं है कि अब ओएसआई मॉडल है तो एक हफ्ता इसी को लेके चलूँगा या 2 हफ्ते, हफ्ते में दिन ही कितने होते हैं, 3 ही तो क्लासेस होती हैं। इस वजह से भी जो है ना मैं थोड़ी सी स्पीड लगा देता हूँ दरमियान में। तो एप्पल के प्रोडक्ट में आप दूसरे लैपटॉप में क्यों नहीं मीडिया कर सकते हैं आईफोन के अंदर? दूसरे लैपटॉप में मैकबुक के अंदर हमारे लैपटॉप में जो मैकबुक होती है उसके अंदर से हम आईफोन के अंदर डायरेक्ट वो मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। हम दूसरे लैपटॉप में क्यों नहीं कर सकते हैं? उनके अपने इंडिविजुअल कॉपीराइट्स हैं, स्टैंडर्ड को यूज करके कर सकते हैं जैसे वैसे ही मॉडल को मदद से, लेकिन उनके डायरेक्टली जैसे आपने ये सॉफ्टवेयर कह रहे हैं अलग से परचेज करना, कन्वर्टर्स होते हैं उसके लिए अलग से। तो वैसे क्यों नहीं? क्योंकि उनकी अपनी एंड्रॉइड के आप कोई भी मॉडल आप एंड्रॉइड ले लें, आप उसके अंदर हर चीज़ डाटा शेयर वगैरह होगा, लेकिन उसके उनके लिए, क्योंकि इनकी आप तो एक ब्रांड जब होता है, जब आप भी ब्रांड बन जाओगे तो फिर अपने इन साथियों के साथ तो नहीं बैठोगे ना, अपने जैसे लोगों के साथ बैठोगे। तो ऐसे ये भी एक ब्रांड, और उनकी सिक्योरिटी चेकअप, और सबसे बड़ी बात कि इनकी सिक्योरिटी कभी भी कोई चीज़ नहीं होती। ये याद रखिएगा, ये जो हम लोग कहते हैं ना एप्पल आईफोन बड़ा सिक्योर है, मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं है, यही चीज़ें सारी। असल प्रॉब्लम ये है कि कॉपीराइट का इशू है, वहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आ जाए तो आप की नस्लें भी सारी जेल काटेंगी, फिर भी आप उनकी कॉपीराइट की जो आपके फाइन्स हैं उनको आप नहीं भर सकते। बाकी सिक्योरिटी पॉलिसी जाहिर है अगर वो कोई इतनी सख्त होती बाकी भी वही अप्लाई कर लेना, वो तो कोई कॉपी करना मुश्किल नहीं है। असल में उनका एक ब्रांड बड़ा है, रेट बड़ा है, प्रोडक्ट भी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा उसकी जो कॉपीराइट है, एक सेकंड उसको हमने चेक करना होता है। ये इनके क्वेश्चन हैं, इनको भी चेक कर लूँ।